नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में और कुछ राजाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी के स्रोत बताए थे। इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी अपनी, जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोत में कई सारे मैंने आपको साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत बताए थे। जैसे कि साहित्यिक स्रोत की यदि चर्चा की जाए तो मैंने आपको बताया था कि विशाख दत्त का एक ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। पुराणों की बात की जाए तो विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं गुप्तों की। ठीक है। बौद्ध का एक महायान ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प, वो भी हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। एक है जिनसेन सूरी का हरिवंश पुराण है। और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि शूद्रक का लिखित एक मृच्छकटिकम है। ठीक है। एक चक्रपाणी द्वारा रचित आयुर्वेद दीपिका टीका नामक ग्रंथ है। ठीक है। कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं और अपन ने कल उन सब के बारे में जानकारी ले ली थी। जैसे कि कमंदक का एक नीतिसार है, कालिदास की रचनाओं की चर्चा की जाती है जिनमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, ये सब ग्रंथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाए, चीनी यात्री हो गया, वेनसोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, फाहयान हो गया, तो कई सारे ऐसे अपने ग्रंथ हो जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो हरिशेन की 2 प्रशस्तियाँ प्रचलित है, प्रयाग प्रशस्ति, एरण प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए, मथुरा स्तंभलेख, उदयगिरी का गुहालेख और मेहरौली प्रशस्ति हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की मिलती है। इसके अलावा मंदसौर शिलालेख और गढ़वा का शिलालेख हमें कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी प्रशस्ति और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हो जाते हैं अपने। ठीक है। सिक्के हमें सोने, चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमें सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, मूर्तियाँ, स्मारक, गुफाएं, ये सब हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है जिनमें अपन ने चर्चा की है जानकारी के स्रोतों की। ठीक है। फिर बात करते हैं गुप्त वंश के तात्कालिक समय की क्या कंडीशन थी। तो मैंने आपको बताया था एक विशाल भू क्षेत्र के ऊपर कौन राज कर रहे थे? कुषाण राज कर रहे थे। कुषाणों से संघर्ष कौन कर रहे थे? मालव, योधेय और अर्जुनायन, ये सब गणतंत्रात्मक राज्य थे। ये सब कुषाणों से संघर्ष कर रहे थे। पूर्व में अगर बात की जाए बिहार और अपना आ जाता है बंगाल वाला क्षेत्र, तो उस इलाके में हमारा गुप्तों का उदय हो रहा था। गुप्तों का उदय हो रहा था। पश्चिम की तरफ नागों का कुषाणों से संघर्ष चल रहा था। दक्कन के अंदर वाकाटकों ने सातवाहनों की जगह ले ली थी। तो ठीक है, तो यह कंडीशन हमारी उस समय की बनी हुई थी। तो आज अपन चर्चा करेंगे गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में। गुप्त कौन थे, इस बारे में बहुत बड़ा मतभेद चलता है इतिहासकारों में। कोई गुप्तों को जाट बताता है तो कोई इनको वैश्य बताता है। तो आज सब इतिहासकारों की चर्चा अपन करेंगे, कौन सा व्यक्ति क्या क्या बोलता है। तो गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है। और उत्पत्ति के अंदर सभी इतिहासकारों के मत जानने की कोशिश करेंगे। आप यदि चाहें तो नोट कर सकते हैं गुप्त कौन थे। गुप्त कौन थे, वास्तव में कौन थे, ये बात भी मतभेद बना हुआ है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सभी इतिहासकार अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम आता है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, जायसवाल, केपी जायसवाल, एक व्यक्ति तो ये हो गया केपी जायसवाल। एक आ जाता है अपना दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। ये दोनों व्यक्ति गुप्तों को जाट बताते हैं। इनके अनुसार गुप्त कौन थे? इनके अनुसार गुप्त जाट थे। गुप्त जाट थे। दशरथ शर्मा कहता है ये धारण गोत्र के थे। दशरथ शर्मा क्या कहता है? ये धारण गोत्र के थे और धारण जो गोत्र होती है वो जाटों में होती है। ऐसी बात हमारे इसके द्वारा कही जाती है, दशरथ शर्मा के द्वारा। इसके अलावा गौरीशंकर ओझा है, डॉक्टर पाथरी है, वो भी अपने अपने मत देते हैं। तो उनकी अपन चर्चा करें तो उनके द्वारा भी अपनी एक मत दिया गया है। जैसे कि गौरीशंकर ओझा, काफ़ी प्रचलित नाम रहा है गौरीशंकर ओझा का।
गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर पांथरी, डॉक्टर पांथरी, इन दो व्यक्तियों की भी आप चर्चा कर सकते हैं। ये दोनों व्यक्ति बताते हैं कि गुप्त कौन थे। इनके अनुसार गुप्त क्षत्रिय थे, गुप्त क्षत्रिय थे। और ये क्यों कहते हैं गुप्त क्षत्रिय थे? क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह लिच्छवी और वाकाटकों के साथ में होने के कारण इन लोगों ने क्षत्रिय बताया है। विवाह लिच्छवी और वाकाटकों से, इस कारण इनको क्षत्रिय बताया है गौरीशंकर ओझा ने और डॉक्टर पांथरी ने। ठीक है, लिच्छवी और वाकाटक जो थे वो क्षत्रिय थे, प्योर क्षत्रिय थे। ये बात एकदम बिल्कुल इनके द्वारा मानी जाती है कि ये लोग क्षत्रिय थे। और यदि क्षत्रियों के साथ में इनका गुप्तों का विवाह हुआ है तो ये मान के चलिए कि गुप्त भी क्षत्रिय ही रहे होंगे। ऐसी बात हमारे गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर पांथरी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक मत हमारा चलता है जो ब्राह्मण बताते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, गुप्तों को ब्राह्मण बताने वाले व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति आता है हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी। ये व्यक्ति गुप्तों को क्या बताता है? ब्राह्मण बताता है। इनके अनुसार गुप्त कौन थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। इनके अनुसार गुप्त कौन थे? तो इनके अनुसार गुप्त ब्राह्मण थे। और ये बताते हैं कि जो गुप्त लोग थे वो किसके वंशज थे? तो वो शुंग वंश की महारानी धारिणी के वंशज थे। तो इनका ये मत भी लिख लीजिए, शुंग वंश की महारानी धारिणी। ये मत हमारा हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने ब्राह्मण क्यों बताया है? क्योंकि इनका मानना है कि शुंग वंश के जो लोग, जो महारानी थी धारिणी, उसके वंशज हुआ करते थे गुप्त। और शुंग वंश जो है वो कौन है? वो ब्राह्मण वंश है। इसलिए हेमचंद्र राय ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये लोग ब्राह्मण ही रहे होंगे। इसके अलावा कई सारे और भी मत हैं। इनको वैश्य बताने वाले कौन है? और ज़्यादातर जो प्रसिद्ध मत है वो यही चलता है। अब ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, गुप्तों को वैश्य बताते हैं। गुप्त वैश्य थे, गुप्त वैश्य थे, गुप्त वैश्य थे। यह बात किसके द्वारा कही जाती है? वो इतिहासकार आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति आता है अल्तेकर, अल्तेकर नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा आयंगर, आयंगर, आर एस शर्मा को जानते हैं आप, रामशरण शर्मा को, आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा को आप जानते होंगे। प्राचीन भारत की काफ़ी अच्छी किताबें चलती है रामशरण शर्मा की। ठीक है, एक है सत्यकेतु विद्यालंकर, सत्यकेतु विद्यालंकर, विद्यालंकर। एक और लिख लीजिए आप, जिसको अपन एलन कहते हैं, एलन। ये वो व्यक्ति हैं, आल्तेकर, आयंगर, रामशरण शर्मा, सत्यकेतु विद्यालंकर और एलन। ये सब गुप्तों को वैश्य मानते हैं। और यही जो हमारा मत हो जाता है वो सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारा जो मत है वो क्या है? गुप्त वैश्य थे। यही बात सर्वाधिक मानी जाती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। फिर एक व्यक्ति और आता है परमेश्वरी लाल गुप्त। उस व्यक्ति का मत भी हमें जान लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अब आप यह नाम लिख लीजिए, परमेश्वरी लाल गुप्त, परमेश्वरी लाल गुप्त। इसने क्या मत दिया है? तो परमेश्वरी लाल गुप्त ने कहा है कि गुप्त
काल के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मौजूद नहीं थी, ठीक है, और जो भी थी वो कर्म प्रधान थी। तो इसके अनुसार कहा गया है कि उस समय वर्ण और जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जाति व्यवस्था मौजूद नहीं थी। समाज कर्म प्रधान था, समाज कर्म प्रधान था। ये बात कहता है अपना परमेश्वरी लाल गुप्त, और परमेश्वरी लाल गुप्त ने सभी मतों को ठुकरा दिया और ये बात कही है कि समाज उस समय कर्म प्रधान था, ऐसी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था उस समय मौजूद नहीं थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि गुप्त चाहे जो भी हो वो सफल सिद्ध हुए थे। इन्होंने कहा है कि गुप्त जो भी हो वो सफल सिद्ध हुए थे, और वो उस समय की स्थिति को यदि देखा जाए तो उस समय अपने को जाति व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, वर्ण व्यवस्था में भी अपने को ऐसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। कर्म प्रधान और गुण का महत्व ज़्यादा हुआ करता था उस समय। इसलिए परमेश्वरी लाल गुप्त ने सभी मतों को ठुकरा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि उस समय समाज कर्म प्रधान और गुण प्रधान था। तो ये हो गए अपने मत जिनको अपन चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में चर्चा, ठीक है। गुप्त कौन थे इस बारे में कई मत चलते हैं। कुछ लोग जाट बताते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण बताते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्षत्रिय बताते हैं, और कुछ लोग क्या बताते हैं, इनको बताते हैं कि उस समय जाति व्यवस्था मौजूद ही नहीं थी, उस समय जाति पाति नहीं चलती थी, ठीक है, नहीं थी। ये अपने प्रमुख मत हो जाते हैं। एक मत और है, सबसे इम्पोर्टेंट मत तो हम भूल ही रहे हैं, वेश्य, ठीक है, वेश्य। तो ये भी एक मत था। तो इस तरीके से अपने कई सारे मत हो जाते हैं, सभी इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार बताया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और आप याद रख सकते हैं। आपसे एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश की, गुप्तों के उदय के या फिर कहें गुप्तों की जाति कौन सी थी, इसके बारे में आर एस शर्मा का क्या मत है। आर एस शर्मा का क्या मत है, आर एस शर्मा का क्या मत है, पूछ सकता है आपसे कि आर एस शर्मा ने क्या कहा है गुप्तों के बारे में, कौन थे गुप्त, ठीक है। गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ने क्या कहा है, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है दशरथ शर्मा क्या बोल रहा है, दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी क्या बोल रहा है, हेमचंद्र राय चौधरी क्या बोल रहा है, आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी सामान्य जानकारी के लिए भी इनको याद रखिएगा, ठीक है। फिर अपन चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक शासक, गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक, प्रारंभिक शासक, प्रारंभिक शासक। और प्रारंभिक शासकों के अंदर अपन 3 शासकों को ज़्यादातर पढ़ते हैं। प्रारंभिक शासकों के अंदर 3 शासकों का नाम आता है। वो कौन कौन से हैं वो, तो एक तो आ जाता है अपना श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद में बनता है घटोत्कच, घटोत्कच, ठीक है। और घटोत्कच के बाद में कौन बनता है, तो घटोत्कच के बाद में अपना आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आ जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये सब प्रारंभिक अपने राजा हो जाते हैं, प्रारंभिक शासक हो जाते हैं। इनके बारे में भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर अपन चर्चा करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक शासकों के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त राजा बनता है। ठीक है, प्रारंभिक दो शासक रहे हैं, उन्होंने श्री महाराज श्री उपाधि धारण की है। और तीसरा जो व्यक्ति चंद्रगुप्त प्रथम बनता है तो उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो आप ये लिख लो, श्रीगुप्त ही लिख लो, श्रीगुप्त, इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रीगुप्त के बारे में यदि चर्चा की जाए तो ये माना जाता है कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक रहा है। तो ये बात मानी जाती है। इसका जो शासनकाल रहा है वो इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, और इस इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए, विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि इसका जो शासनकाल रहा है वो 277 ईस्वी से 300 ईस्वी का काल रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ये डेट किसने बताई है? विंसेंट स्मिथ ने बताई है, तो उसके अनुसार ये डेट हो जाती है। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक था, इसके बारे में ये मान के चलो, गुप्त वंश का संस्थापक, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। और इसकी जानकारी का केवल एकमात्र स्रोत हमें चीनी यात्री से प्राप्त होता है। चीनी यात्री ने इसका उल्लेख किया है श्रीगुप्त का। चीनी यात्री की बात की जाए तो एक यात्री आ जाता है इत्सिंग। इत्सिंग ने अपने विवरण के अंदर उल्लेख किया है। इत्सिंग के ग्रंथ से ही हमें एकमात्र जानकारी उपलब्ध होती है कि श्रीगुप्त नामक कोई व्यक्ति राज किया करता था। तो इत्सिंग ही एकमात्र इसकी जानकारी का स्रोत हो जाता है। और इत्सिंग ने कहा है कि मृगशिखावन नामक कोई जगह है, वहाँ पर श्रीगुप्त द्वारा चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इत्सिंग ने कहा है कि श्रीगुप्त ने, इस व्यक्ति ने क्या करवाया है? मृगशिखावन में एक मंदिर का निर्माण और 24 गांव दान दिए। तो ठीक है, एक मंदिर का निर्माण करवाया और 24 गांव दान में दिए थे। और ये जो मंदिर बनवाए गया, ये किसके लिए बनाया गया? तो ये स्पेशली बनवाए गए थे चीनी यात्रियों के लिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये मृगशिखावन नामक जगह कहाँ पर पड़ती है, इसके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद चलता है। श्रीगुप्त की जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन सा है? इत्सिंग है। और इत्सिंग के ग्रंथ से हमें जानकारी उपलब्ध होती है। और इत्सिंग ने कहा है कि चीनी यात्रियों के लिए मृगशिखावन में श्रीगुप्त द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था और श्रीगुप्त ने 24 गांव जो थे वो दान में दिए थे। ये मृगशिखावन कहाँ पड़ता है, इसके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद चलता है। ये मृगशिखावन कहाँ है, इसकी चर्चा करें तो इसमें भी विद्वानों ने मतभेद ही रहे हैं। कुछ विद्वान तो इसके बारे में बताते हैं कि ये आधुनिक सारनाथ वाला क्षेत्र था, कुछ लोग तो इसको सारनाथ बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो इसको सारनाथ बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया है कि ये सारनाथ नहीं, बंगाल का मुर्शिदाबाद है। बंगाल का मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये बंगाल का मुर्शिदाबाद बताया जाता है। ये दो मत चलते हैं इतिहासकारों में। मृगशिखावन वास्तव में कौन सी जगह थी, इस बारे में मतभेद चलता है। कोई सारनाथ बताता है, कोई इतिहासकार मुर्शिदाबाद बताता है। तो ये एक मतभेद चलता है और श्रीगुप्त की जानकारी जो है वो केवल इतनी ही हमें उपलब्ध होती है। अब अपन बात करते हैं
कि गुप्तों के मूल स्थान को लेकर के, तो गुप्तों का जो मूल स्थान है वो यही बंगाल का मुर्शिदाबाद या फिर सारनाथ, इन दोनों में से ही कोई सा क्षेत्र रहा होगा। ठीक है। और ज़्यादातर बताएं तो पुराणों के अनुसार मूल स्थान को बताया गया है कि प्रयाग से लेकर के मगध तक। प्रयाग आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। तो आप ये मान के चलो प्रयाग से लेकर के मगध तक का जो क्षेत्र है वो शायद गुप्तों का साम्राज्य रहा होगा। ठीक है। तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं। इतनी जानकारी हमें श्रीगुप्त के बारे में उपलब्ध होती है। फिर अपन घटोत्कच के बारे में बात करते हैं, जो श्रीगुप्त का पुत्र हुआ करता था। ठीक है। प्रारंभिक राजा। ठीक है। प्रारंभिक राजा में दूसरा अपना राजा जो आता है वो आता है घटोत्कच। घटोत्कच 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 ये एक व्यक्ति हो जाता है। जैसे मैंने आपको श्रीगुप्त की डेट बताई 277 से लगा करके 300 ईस्वी तक, इसका जो शासनकाल हो जाता है वो 300 से लगाकर 319 तक हो जाता है। और 319 में तो आपको पता ही है चंद्रगुप्त प्रथम आ जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। ठीक है। घटोत्कच। श्रीगुप्त के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसने महाराज श्री की उपाधि धारण की थी, और इसने भी वही उपाधि धारण की थी, महाराज श्री। ठीक है। श्रीगुप्त ने भी महाराज श्री की उपाधि धारण की, घटोत्कच ने भी महाराज श्री की उपाधि धारण की, लेकिन इनका जो होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के द्वारा ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की जाती है। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो ये उपाधियां भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और ये कौन था, तो ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी व पुत्र था। श्रीगुप्त का पुत्र, श्रीगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। घटोत्कच कौन था, तो ये श्रीगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था। और इसका ही बताया जाता है कि कुछ अभिलेखों के अंदर हमें गुप्त वंश की जो वंशावली हमें प्राप्त होती है, तो ये आदि पुरुष रहा है। आदि पुरुष बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा माना गया है कि घटोत्कच से ही गुप्त वंश का जो शुरू होती है वंशावली, वो घटोत्कच से शुरू होती है, तो ऐसा माना जाता है। वाकाटकों के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, तो वाकाटकों के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, वाकाटकों के अभिलेख, तो वाकाटकों के अभिलेख हमें जहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, उन अभिलेखों के अंदर घटोत्कच से ही वंशावली की शुरुआत मानी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखना, घटोत्कच से ही वंशावली की शुरुआत मानी जाती है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो वाकाटकों का जो अभिलेख है वहाँ से हमें घटोत्कच की जो वंशावली प्राप्त होती है, गुप्तों की जो हमें वंशावली प्राप्त हुई है, उस गुप्तों की वंशावली में ये मान के चलो सबसे पहला व्यक्ति घटोत्कच ही दिया हुआ मिलता है। इससे पहले हमें श्रीगुप्त नामक कोई व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए घटोत्कच को ही आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगला व्यक्ति आ जाता है अपना चंद्रगुप्त प्रथम। प्रारंभिक शासकों में दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका शासनकाल 319 ईस्वी से लगा करके ये माना जाता है कि इसने 335 ईस्वी तक राज किया था। कई लोग इसको 336 ईस्वी तक का काल मानते हैं, लेकिन आप 335 ईस्वी तक का याद रख सकते हैं। तो गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक था, और गुप्त वंश को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यही चंद्रगुप्त था। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज
इसने ये उपाधि धारण की थी, याद रख लेना भैया, इम्पोर्टेंट हो जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त प्रथम ही था, गुप्त वंश का। इनसे पहले जो दो व्यक्ति हुए हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन लोगों ने केवल और केवल महाराज श्री की उपाधि धारण की थी। इसका जो शासनकाल 319 ईस्वी से शुरू होता है, और कुछ लोग बताते हैं कि इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की, संवत की शुरुआत की। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में, जब इनका राज्यारोहण होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यारोहण के समय यह काम किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। हालांकि इस गुप्त संवत के बारे में भी मतभेद चलता है कि चंद्रगुप्त ने यह जो वंशावली या फिर ये जो संवत लिया था वो लिच्छवियों से प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है। इनका जो वैवाहिक संबंध है उसकी बात करें, वैवाहिक संबंध, तो इनका जो वैवाहिक जो संबंध है उसकी बात की जाए तो इनका विवाह हुआ था कुमार देवी नामक लड़की से। कुमार देवी, और ये कुमार देवी कौन थी? तो कुमार देवी लिच्छवी राजवंश की, लिच्छवी राजघराने की महिला थी। लिच्छवी राजघराने की, लिच्छवी, तो ये लिच्छवी घराने की लड़की थी, राजकुमारी थी। तो इसके साथ में चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। और कुमार देवी जो थी वो अपने पिताजी के केवल एकमात्र पुत्री थी, जिस वजह से इसको सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य को इस कुमार देवी का ये लिच्छवी साम्राज्य जो था वो कुमार देवी के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य और बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि अपन चर्चा करें तो और क्या चीज़ बात कर सकते हैं? चंद्रगुप्त के सिक्कों की चर्चा कर लेता हूँ। वैवाहिक संबंध के बाद में बात कर ले, उपाधियों की बात कर ली, अपन ने शक संबंध की बात कर ली। अब याद रखना सिक्कों की बात कर लेता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये अलग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये अलग व्यक्ति हो जाता है। इसके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, वो भी आपको पता होगा। और समुद्रगुप्त को इस गर्व से कहा जाता है लिच्छवियों का दोहित्र, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में अपन स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। तो इसके सिक्कों पर बात करें तो चंद्रगुप्त के सिक्कों पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पृष्ठ भाग पर ये मान के चलिए पृष्ठ, तो पृष्ठ भाग पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें पृष्ठ भाग पर चंद्रगुप्त व कुमार देवी का चित्र प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी का हमें चित्र प्राप्त होता है पृष्ठ भाग पर। दूसरी तरफ बात करें सिक्के के दूसरी तरफ, तो सिक्के के दूसरी तरफ हमें क्या प्राप्त होता है? तो सिंह पर सवार देवी का चित्र है। सिंह पर सवार देवी का चित्र प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। और जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? लिच्छवी नाम लिखा हुआ मिलता है, लिच्छवी नाम अंकित मिलता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें दूसरे पृष्ठ पर मिल जाती है। तो ये हो जाता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य था वो आधुनिक बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था। पाटलिपुत्र भी इसका क्षेत्र था। इसके अलावा प्रयाग, साकेत, मगध, ये सब क्षेत्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के अंदर आया करते थे। और चंद्रगुप्त ने अपना जो विवाह किया वो किसके साथ किया? कुमार देवी के साथ में किया। और इसी के साथ में इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए अपन ने इतनी चर्चा कर ली, ये काफ़ी हो जाती है। अपन ने दो चीज़ों को जानने की कोशिश की है। सबसे पहले ये गुप्त कौन थे? पहला क्वेश्चन अपन ने गुप्त कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन अपन ने प्रारंभिक राजा।
इन दो चीज़ों को अपन ने जानने की कोशिश की। आगे की जानकारी अपन कल लेंगे।